गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटूरिंग है। कंटूरिंग सर्वेइंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप जो है जैसे जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं हम मेनली सर्वेइंग में टेप चेन और इन सब के थ्रू अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो हैं वो मेजर करते हैं और जो मैप्स और प्लान हैं उसके अंदर वो रिप्रेजेंट होती है। कोई भी मैप में अगर किसी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के साथ साथ अगर वर्टिकल डिस्टेंसेस भी मेंशन है, वर्टिकल डिस्टेंसेस मीन्स उनके एल्टीट्यूड्स उनके एलिवेशंस भी अगर उस मैप में इंक्लूडेड हैं तो उस मैप की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है। तो वैसे टाइप के जो मैप्स हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंसेस जो हैं किसी भी पॉइंट की रिप्रेजेंट होती है, तो ऐसे मैप्स को टोपोग्राफिक मैप्स बोलते हैं। तो टोपोग्राफिक मैप्स में आप देखिए द वैल्यू ऑफ प्लान और मैप इज हाईली इनहेंस्ड इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड both horizontally as well as vertically. Such maps are known as topographic maps. In topographic survey, both horizontal as well as vertical control are required. On a plan, the relative altitudes of the points can be represented by shading, form lines or contour lines. It means topographic survey जो है उसके अंदर mainly आपका horizontal और vertical कोई भी पॉइंट्स हॉरिजेंटली जो डिस्टेंसेस हैं वो और उसके साथ साथ उनकी जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होती हैं वो भी उसमें टोपोग्राफिक सर्वे में इंक्लूड होती हैं। और ये सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी सर्वेइंग में प्लानिंग करने के लिए दोनों पोजीशंस जो हैं किसी पॉइंट की हॉरिजेंटल और वर्टिकल वो रिक्वायर्ड रहती है। और इन सबको रीड करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड जो हैं वो काम में आते हैं। तो कंटूर लाइंस जो है वो एक तरह से उस किसी पर्टिकुलर जगह की एल्टीट्यूड और जो एलिवेशंस हैं वो इसमें बताते हैं। जैसे आप एक कंटूर मैप जो है वो आप देखो, कंटूर मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है पॉइंट्स कुछ आप देख रहे हो जैसे 1300, 1193, इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे जो हैं इनके एल्टीट्यूड्स को बता रहे हैं इनके अंदर। तो ये जो एल्टीट्यूड्स हैं इसमें ये एल्टीट्यूड्स जो हैं आप देखो 1193 और 1000, यानी कि ये वाला एरिया ये कंटूर लाइन वाला जो एरिया है इस एरिया से थोड़ा अबाव है। 1300 ये थोड़ा और ऊपर है। 1453 ये थोड़ा और ऊपर है। तो एक तरह से ये एल्टीट्यूड जो है वो बता रहा है किसी पर्टिकुलर की कोई पॉइंट्स जो हैं कितने ऊपर नीचे हैं। जितनी ज़्यादा डिटेलिंग इसके अंदर इंक्लूडेड होगी उतना हम उसको 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट्स कितना जो है ऊपर नीचे है इसमें। तो ये इस तरह के जो मैप्स हैं उनको टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो पोजीशंस हैं किसी भी पॉइंट की वो दे रखी होती हैं। तो अ कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन एंड देयर आर two more important definition: contour interval and horizontal equivalent. The vertical distance between any two consecutive contours is called contour interval, and the horizontal distance between 2 points on 2 consecutive contours is known as horizontal equivalent. We can see from this diagram, ये देखिए आप यहाँ पे ये कंटूर मैप है। ये कंटूर मैप जो है इसकी प्रोजेक्टेड लाइंस के थ्रू हमने यहाँ पे ये हिली एरिया जो है ये बना दिया। आप देखो सबसे ऊपर जो पॉइंट है 58, 50, 40, 30, 20, तो ये नीचे जाते गए लाइन। यहाँ पे आप देखो ये एलिवेशंस जो हैं वो मेजर कर रखे हैं। तो ये एक तरह से आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट है। आप टोपोग्राफिक मैप में भी देख रहे हो ये ऐसी टाइप की लाइंस जो हैं वही हैं यहाँ पे और उनकी वैल्यूज जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो उन वैल्यूज के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू से आपको हिली एरिया है वो डिसाइड करना है और कौन सी वैल्यू से अगर वो डिप्रेशन में है या
डिफरेंट भी है कि ज़रूरी नहीं है हर बार क्लोज कंटूर ही बने, ओपन लाइंस जो हैं वो भी उसके अंदर चलती है। तो इस तरह से हमको ये कंटूर लाइन जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो एलिवेशन है या पॉइंट्स की जो एलिवेशंस हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अब आप देख रहे हो कि इसमें कुछ जैसे ये जो लाइंस हैं अगर ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं तो उस टाइम में ये जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप रहेगी, और अगर ये लाइंस जो हैं वो बहुत पास पास हैं तो ये बहुत स्टीप स्लोप रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला जो एरिया है आप देख रहे हो 58 सबसे ऊपर है, तो ये एरिया सबसे ऊपर आ गया, यानी 50 इंटरनल रीडिंग्स, अगर क्लोज कंटूर में इंटरनल रीडिंग्स हाई है तो इसका मतलब यहाँ पे ये आप देखो हाई रीडिंग्स जो हैं आने की वजह से ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंटूर जो है रिप्रेजेंट इसके अंदर होता है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है जैसे 10 और 20 में वर्टिकल डिस्टेंस 10 है, इसका कंटूर इंटरवल क्या है इन सबका 10, 50 माइनस 40, 40 माइनस 30, 30 माइनस 20, तो ये तो हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। और हॉरिजेंटल मतलब आप यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बोलेंगे। यहाँ हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कम है, यहाँ हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट थोड़ा ज़्यादा है, ये इस तरह से यहाँ और भी ज़्यादा है हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, और इस वाले एरियाज में हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये सारा जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हो गया। फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स में जैसे आपने पहले वाले डायग्राम में ये देखा कि यहाँ पे कोई भी लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये है कि टू कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस कैन नॉट cross each other. If they did, the point of intersection would have two different elevations which is observed. तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो जो कंडीशन है वो डायग्राम आपके सामने है ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ में आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट है 250, ठीक है। तो 200 वाली लाइन और 250 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जब इंटरसेक्ट कर रही है तो जो कंडीशन आती है वो ओवरहैंगिंग क्लिफ होती है। मेनली सी के पास में जो भी ये रॉक्स और ये सारा जो चट्टानें जो रहती है वो वाटर की वजह से, वाटर का जो प्रेशर उनके ऊपर आता है तो नीचे से वो जो है इसका इरोजन होता रहता है और ऊपर की तरफ से इस तरह का। तो ऐसे टाइप के अर्थ के जो फीचर्स हैं वहाँ मेनली ये ओवरहैंगिंग क्लिफ का जो केस है, या केव जिसको आप बोलते हो, केव में भी यही कंडीशन रहती है कि आप जब केव का कंटूर बनाने लगोगे तो अप्रोक्सीमेटली उसमें भी ये लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी कि ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से जाएंगे ये, ठीक है। तो ये ओवरहैंगिंग क्लिफ जो है स्पेशल केस है। वैसे ही नेक्स्ट स्पेशल केस आता है वर्टिकल क्लिफ, कि अगर कंटूर लाइंस जो हैं वो आपकी यूनाइट हो रही है अप्रोक्सीमेटली, तो उस कंडीशन में आपका क्या है, ये वर्टिकल क्लिफ है, इसे वर्टिकल क्लिफ कहते हैं। कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस कैन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। उसके बाद में ये आगे का जो है हम आगे के डायग्राम्स में देख चुके हैं, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। कंटूर लाइन क्लोज टुगेदर इंडिकेट स्टीप स्लोप्स, दे इंडिकेट अ जेंटल स्लोप इफ दे आर फार अपार्ट, if they are equally spaced uniform slope is indicated. A series of straight and parallel and equally spaced contour represent a plane surface. ये आप इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे यही बता रहा है स्टीप, जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सारे ओवरहैंगिंग क्लिफ, वर्टिकल क्लिफ और ये इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसी इनकी स्लोप है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स हैं। और इसमें आता है आपके नेक्स्ट, जैसे ये आप देखो क्लोज कंटूर्स जो हैं, मेनली क्लोज कंटूर्स कैसे बनेंगे ये आप 3D में डायग्राम देखो किसी भी इसका, जैसे ये 3500, 3250, ये एक्चुअल में लाइंस जो हैं आपको 3D में इस तरह से इमेजिन करना है। ये लाइंस जो हैं मैप पे हमने एक टोपोग्राफिक मैप देखा है, उसको इस तरह से हमें इमेजिन करना है कि अगर हिली एरिया है तो कैसा आएगा, और अगर डिप्रेशन वाला एरिया है तो इसकी वैल्यूज किस तरह से वर्क करेंगी। उसके बाद में आता है रिज लाइन और वैली लाइन। कंटूर लाइन क्रॉस अ वाटरशेड और रिज लाइन एट राइट एंगल्स. They form curve of U-shape round it with the concave side of the curve towards the higher ground. And then what is valley line? Contour lines
cross a valley line at the right angles, they form sharp curve of V-shaped across it with convex side of the curve towards the higher ground. ये डायग्राम्स आप जो देख रहे हो जैसे 100, 90 और ये यहाँ पे आपका बीच में कॉन्केव साइड बता रहा है और यहाँ पे इसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स साइड बता रहा है एक्चुअल में आप देखो, और रिज लाइंस, ठीक है। उसके बाद में हम अब डिस्कस करते हैं, ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर हो गए। अब उसके बाद में मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स, कि कंटूर्स जो हैं वो हमको किसी भी मैप पे किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं या उसका मेथड क्या है। कि सबसे पहले आपको कंटूर मेजर करने पड़ेंगे, कंटूर्स जो हैं आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एक्चुअल में जो ग्राउंड है उस पर। तो इसके दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। In the direct method, the contour to be plotted is actually traced on the ground. The point on the contours are traced either with the help of level and staff or with the help of hand level. After having surveyed those points, they are plotted and contour are drawn through them. मीन्स डायरेक्ट मेथड जो है आप उसके अंदर एक्चुअल में जो कंटूर्स की वैल्यू है ग्राउंड पे ही आइडेंटिफाई करते हो और ग्राउंड पे ही, मतलब ग्राउंड पे ही लगभग ट्रेस हो जाती है वो चीज़। तो ग्राउंड पे ट्रेस होने के लिए एक्चुअल में क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी इस हम मेथड को थोड़ा और डिटेल में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कंटूर्स जो हैं ग्राउंड पे एग्जैक्ट कंटूर ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसके अंदर लगता है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस हैं जो हम ही डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर हमको स्टाफ रख के और उनकी रीडिंग्स जो हैं वो लेनी है, जो रीडिंग आ रही है वो हमको लेनी है। रीडिंग पहले से डिसाइड नहीं है कि आपको 100 का कंटूर जो है यहाँ पे ढूंढना है और फिर यहाँ पे लगाना है, वो नहीं करना है। आपको तो यहाँ पे कुछ गाइड पॉइंट्स जो हैं वो बनाने हैं और उसके बाद में उन गाइड पॉइंट्स के ऊपर स्टाफ रख के और उनकी रीडिंग लेनी है। उसके बाद में इंटरपोलेशन से जो है कंटूर आपको वहां पे बनाने होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इन द इनडायरेक्ट मेथड सम सुटेबल गाइड पॉइंट्स आर सेलेक्टेड एंड सर्वेड। द गाइड पॉइंट्स नीड नॉट नेसेसरी बी ऑन द कंटूर्स। दीज गाइड पॉइंट्स हैविंग बीन प्लॉटेड सर्व एज बेसिस फॉर द इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो है डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना है? द लेवल इज सेट एट द पॉइंट टू कमांड एज मच एरिया एज इट इज पॉसिबल एंड इज लेवल्ड। द स्टाफ इज केप्ट ऑन द बेंचमार्क एंड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में ध्यान रखना है कि लेवल जो ऑटो लेवल है वो हमको ऐसे पॉइंट पे रखना है कि मैक्सिमम एरिया जो है वो आपका एक ही पॉइंट से कवर अप हो जाए। ठीक है, उसके बाद में एटलीस्ट ऑटो लेवल वाला जो पर्सन है उसको नहीं हिलाना पड़े। जस्ट स्टाफ वाला जो है ज़्यादा कमांडेड एरिया होगा तो सिर्फ स्टाफ मैन को ही हिलाना पड़ेगा कि आगे पीछे होने के इंस्ट्रक्शन उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से आपको आइडेंटिफाई करना है कि 100 मीटर का जो कंटूर है वो आपको ढूंढना है। तो उसके लिए आप स्टाफ को ही आगे पीछे करोगे तभी वो प्री डिटरमाइंड रीडिंग जो है वो उसके ऊपर आएगी, क्योंकि आप ग्राउंड पे वो पॉइंट जो है वो ढूंढ रहे हो वहाँ पे। तो इसीलिए स्टाफ को आगे पीछे, स्टाफ मैन को आगे पीछे उसमें करना पड़ता है अपने को। तो बेंचमार्क पे आपने रखा तो बेंचमार्क का जो है जो लेवल है एग्जैक्टली अगर 100 दे रखा है और उसकी जो रीडिंग है वो 1.8 आई, तो आपने क्या किया? 1.8 को प्लस कर दिया बेंचमार्क या बैक साइड की रीडिंग में जो स्टाफ की रीडिंग है वो प्लस कर दी, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है? 100 का एलिवेशन ढूंढने के लिए हमको हर बार रीडिंग जो है वो स्टाफ मैन को वैसी जगह पे खड़ा करना है कि हर बार रीडिंग 1.8 ही आनी चाहिए। तो 1.8 आने से क्या होगा कि आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो 101.8 मीटर है और उसमें से 1.8 माइनस कर दोगे तो 100 आ जाएगा, यानी आपका एलिवेशन 100 हो गया। जहां पे रीडिंग आपकी 1.8 मीटर आ रही है वहां से आपने जब रीडिंग को माइनस किया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से तो आपकी ऑब्वियसली रीडिंग 100 आ गई, यानी कि आपने 100 को आइडेंटिफाई कर लिया, 100 का जो कंटूर है वो बना लिया। लेकिन इस
में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, इसको आगे पीछे करना, एग्जैक्ट वो रीडिंग लेकर आना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर एरिया सिंपल और प्लेन है तो ये फिर भी थोड़ा पॉसिबल है कि इजी रहता है उसमें, लेकिन अगर अनड्यूलेशन ज़्यादा है किसी भी एरिया में तो ऐसी कंडीशन में इतनी सारी रीडिंग्स लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट मेथड की बजाय जो है वो हम इनडायरेक्ट प्रेफर करते हैं। तो इनडायरेक्ट जो है उसमें पहले से ही कुछ गाइड पॉइंट्स होते हैं और उससे हम जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सम गाइड पॉइंट्स आर सेलेक्टेड अलोंग अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड देयर एलिवेशंस आर फाउंड। द पॉइंट्स आर देन प्लॉटेड एंड कंटूर्स आर देन ड्रॉन बाय इंटरपोलेशन। द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ लोकेटिंग द ग्राउंड पॉइंट्स बाय स्क्वायर्स, बाय क्रॉस सेक्शंस और बाय टैक्योमेट्रिक मेथड। बाय स्क्वायर्स मेथड सबसे पहले। बाय स्क्वायर्स में क्या है कि आप ये देखो कि यहाँ पे ये जितने भी आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं ये हमको एक्चुअल में ग्राउंड में बनाने हैं। ये हमारे गाइड पॉइंट्स हैं। ये हमने डिस्टेंस लेके मान लो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे वाइट पाउडर से ये पूरे जो हैं बना लिए एग्जैक्टली। उसके बाद में वर्क क्या है कि यहाँ पे स्टाफ रखा, ऑटो लेवल एक ऐसे पॉइंट पे रखना है जहाँ से ये पूरा एरिया अच्छे से दिखाई दे अपने को। तो हमने यहाँ पे स्टाफ रखा, रीडिंग ली, यहाँ स्टाफ रखा, यहाँ स्टाफ रखा, यहाँ स्टाफ रखा और रीडिंग ली। उसके बाद में जो भी ये स्टाफ यहाँ पे रखने के बाद में जितनी भी रीडिंग्स है उन सबको हमको नोट करना है। तो द मेथड इज यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल एंड द ग्राउंड इज नॉट वेरी मच अनड्यूलेटिंग। The area to be surveyed is divided into a number of squares. The elevations of the corner of the square are then determined by means of a level and a staff. The contour lines may then be drawn by interpolation. It is not necessary that the squares may be of the same size. ठीक है, तो ये मेथड है हमारा स्क्वायर मेथड। अब स्क्वायर मेथड में क्या करना है कि यहाँ की रीडिंग्स जो हैं वो हमको नोट करनी है और उसके बाद में इंटरपोलेशन के थ्रू हमको ये सारी जो है ये सारी जो लाइंस बना रखी है ये इंटरपोलेशन के थ्रू बनाई है। इंटरपोलेशन जो है वो यहाँ की जो रीडिंग्स है इसके बाद में इनको इंटरपोलेट करके और ये रीडिंग्स जो है वो यहाँ पे हम इसमें लेके आए हैं। तो ये स्क्वायर मेथड है और मेनली स्क्वायर मेथड जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटेड नहीं होता है, वहाँ पे ये बेनिफिशियल है। फिर नेक्स्ट मेथड है बाय क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शंस आर रन ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड, रेलवे और कैनाल। The cross section and the points can then be plotted and elevation of each point is marked. The contour lines are interpolated on assumption that there is uniform slope between 2 points ऑन 2 एडजेसेंट कंटूर्स। ये आप देखो ये जो है ये मान लो किसी रोड की या रेलवे की मेन लाइन जो है वो चल रही है तो इसके क्रॉस सेक्शन यानी कि ये 90 डिग्री पे, तो इसको ट्रांसवर्स जो है यहाँ पे आपने अलग अलग पॉइंट्स पे जो हैं स्टाफ जो है ये पहले पॉइंट मार्क किए बराबर डिस्टेंस पे, या जो भी डिस्टेंस आप लेना चाह रहे हो वो ग्राउंड की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि ग्राउंड कैसा है। तो इन सब पे हमने रीडिंग ली और उसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है जो भी है जैसे 10.6 का है ये कहाँ पे आया है, जो रीडिंग्स यहाँ पे आ रही है इंटरपोलेट करने से 10.6 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये इंटरपोलेशन हमको यहाँ करना है। ठीक है, तो ये बाय क्रॉस सेक्शन मेथड हो गया। उसके बाद में बाय टैक्योमेट्रिक मेथड। इस मेथड में हमको क्या करना है, इसमें एक्चुअली जो है हमारे पास में थियोडोलाइट के थ्रू कोई भी पॉइंट का अगर लेवल एलिवेशन ही हमको फाइंड आउट करना होता है तो इसमें क्या होता है एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम फॉलो करते हैं। अब आप देखो अगर मुझे ये वी हाइट आइडेंटिफाई करनी है तो वी हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम टैक्योमेट्री का रूल लगाएंगे तो d10 थीटा जो है वो हमको फाइंड आउट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है अगर पॉइंट एक्सेसिबल है तो ये आप टेप से ही मेजर कर सकते हो कि ये डी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है और उसके बाद में आप जो है वी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मेथड जो है ये टैक्योमेट्रिक मेथड है, ये भी कंटूर फाइंड आउट करने का इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए और कंटूर्स की जो मेन डेफिनेशंस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा रहेगा कि
इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन जो है वो तो ये सारे जितने भी इनडायरेक्ट मेथड है उन सब में इंटरपोलेशन जो है वो हमको रिक्वायर्ड जो है करना ही है। तो इसमें इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कंटूर्स proportionately between the plotted ground points established by indirect methods. The methods of interpolation are based on the assumptions that the slope of ground between the 2 points is uniform. उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ कंटूर मैप्स। यूजेस ऑफ कंटूर मैप्स जो है इसमें क्या है, जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये लाइन जो है ये किस तरह से बनाई। यहाँ पे आपके पास कंटूर मैप दिख रहा है, ये कंटूर दिख रहे हैं जिनकी वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। ये क्लोज कंटूर है और ये यहाँ पे ये ओपन कंटूर जो हैं ये दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन ए बी ड्रॉ है इसमें पॉइंट्स है 101, इसकी रीडिंग देखो यहाँ पे ये 101, उसके बाद में यहाँ पे ये 102, फिर ये रीडिंग के अकॉर्डिंग जो रीडिंग आ रही है, ये ऊपर वाला एरिया है, ये हिली एरिया है, तो ये देखो यहाँ पे ये 107 की रीडिंग यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये रीडिंग्स जो हैं वो नीचे जा रही है 95, तो यहाँ पे ये रीडिंग्स जो हैं ये इस तरह से आ गई। तो एक तरह से अगर कहीं का कम्युनिकेशन लाइन अगर कहीं ड्रॉ करनी है या बनानी है तो वो बनाने के लिए कंटूर्स जो हैं उनका क्रॉस सेक्शन काफ़ी काम में आता है। तो फ्रॉम अ गिवन कंटूर प्लान द सेक्शन अलोंग any given direction can be drawn to know the general shape of the ground or to use it for earthwork calculations for a given communication line in the direction of the section. फिर नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमको कंटूर्स आइडेंटिफाइड हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में इंटरविजिबिलिटी है, वो भी आप फाइंड आउट जो है कंटूर मैप्स के थ्रू कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैंगुलेशन स्टेशंस आर जनरली सेवरल किलोमीटर्स एंड बिफोर सेलेक्टिंग देयर पोजिशन इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन देयर इंटरविजिबिलिटी। अ कंटूर मैप मे बी used to determine the intervisibility of the triangulation station। अगर पूरा मैप हमको दे रखा है और उनके एलिवेशंस की वैल्यू हमको दे रखी है तो हम इन एलिवेशंस की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि ये हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ वाला एरिया और जिसका हमें करना है, अगर उसके बीच में हाई एलिवेशंस आते हैं तो वो एलिवेशंस जो हैं वो वैसे ही उस मैप में इंडिकेटेड होंगे और हमें अगर उसको रीड करना आता है कंटूर लाइंस को तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ खड़े होके आप उधर वाले पॉइंट्स को जो है नहीं कर पाओगे। तो आपने मैप के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है आपकी इंटरविजिबिलिटी पॉइंट्स के बीच में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वोयर कैपेसिटी। रिजर्वोयर कैपेसिटी के लिए भी जो है कंटूर लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द कंटूर प्लान में बी यूज टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर। द एरिया एनक्लोज एज शोन इन फिगर इन 100-90-80, ये तुम्हें दिख रहा है, ये 100-90-80 और ये सब दिख रहा है। तो प्लानीमीटर के थ्रू इसको कैलकुलेट करके और इसका जो ये एरिया है अलग अलग, इफ A1, A2, A3, AN आर द एरिया ऑफ एनक्लोज बाय various contours and H is the contour interval, the reservoir capacity will be given by V is equal to H by 2 A1 plus A2 by trapezoidal formula और V is equal to H by 3 A1 plus 4 A2 plus A3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रेसिंग ऑफ कंटूर ग्रेडियंट एंड लोकेशन ऑफ रूट। अ कंटूर प्लान इज वेरी मच यूजफुल इन लोकेटिंग द रूट ऑफ अ हाईवे, रेलवे, कैनाल और एनी अदर कम्युनिकेशन लाइन। मेजरमेंट ऑफ ड्रेनेज एरियाज। अ ड्रेनेज area for a given point in a stream or river can be defined as the area that form the source of all water that passes that point. A contour plan may be used to trace the line separating the basin from the rest of the area. तो इस तरह से ये सारा कंटूर का हमारा जो है डेफिनेशन, उसके मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा जो है हमारा आज का कंटूर्स के बारे में पूरा लेक्चर है। ठीक, थैंक यू।